विद्यार्थियों, आज अपन प्रतियोगिता दक्षता तैयारी के एक अगले वीडियो की तरफ बनाने जा रहे हैं और वही में जो राजस्थान सरकार की भी मंशा है कि राज्य के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में ऐसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बाहर जाकर बड़े कोचिंगों में जो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जो प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शुरू किया है, उनकी मंशा यह है कि ग्रामीण धरातल के भी विद्यार्थी जो बाहर जाकर अध्ययन करने में असमर्थ है, उन्हें किस प्रकार उनके समीपस्थ महाविद्यालय में, चाहे वो महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं चाहे अनियमित छात्र हैं, उनको इस तरह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का लाभ दिया जा सके। उसी कड़ी में जैसा कि कल जो RTS कंबाइंड सर्विसेज एग्जामिनेशन की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है, अब साक्षात्कार की तिथि बहुत समीपस्थ है, तो उन विद्यार्थियों को किस प्रकार साक्षरता की तैयारी करनी चाहिए। वर्तमान में जहां कोरोना महामारी के कारण ग्रामीण स्तर तक अखबार नहीं पहुंच पाते, विद्यार्थी शहरों से अपने मित्रों से मिल नहीं सकते, जहां सोशल डिस्टेंस आवश्यक हो जाता है, तो शायद ये महाविद्यालय स्तर का प्रयास प्रतियोगिता दक्षताओं की क्लासरूम में विद्यार्थी नियमित रूप से लाभान्वित होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि RAS के साक्षात्कार के लिए विद्यार्थी को जिन 3 बातों का बहुत महती आवश्यकता समझते हुए तैयारी करनी चाहिए, और वो 3 बातें हैं कि करंट अफेयर्स, आपके आजू बाजू का किस तरह का परिवेश है, उसकी पूरी जानकारी रखें, और दूसरा उसे राजस्थान की जो विशेषकर संस्कृति के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि RAS के इंटरव्यू में प्रायः उसकी जो मुख्य प्रारंभिक परीक्षा है, मुख्य परीक्षा है, इसमें लेखन का, उसके आंसर प्रेजेंटेशन की आर्ट्स या उसकी जो कौशल है वह देखी जा चुकी है। अब उसकी जो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, इसमें ये देखा जाता है कुछ मुख्य बिंदु जिन पर आप ध्यान दें कि आपका बोर्ड के सामने हाव भाव कैसा है, सामान्य सचेतनता कैसी है। यहाँ एक बात विद्यार्थियों में आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। आप बिल्कुल भी अपना धैर्य, अपना विश्वास, अपना आत्मबल, अपने मन के जो है विल पावर, उसको कमजोर मत होने दें। आपको इंटरव्यू बोर्ड में बहुत ज्यादा सहयोग मिलेगा, इस बात को आप मानकर चलें। हाँ, कुछ बातें जो होती है जिस पर आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे मैं विद्यार्थियों से प्रायः देखता हूँ कि विद्यार्थी पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में आकर के अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं, वे पूर्णतः बोल नहीं पाते हैं, और फिर अंग्रेजी लुक उसमें देने की कोशिश करते हैं, बोर्ड के समक्ष अपनी बातों में सहमति के रूप में या शब्द जो है वह स्वीकृति के रूप में बोलते जाते हैं। कुछ अंग्रेजी के शब्द बार बार प्रयोग करते हैं, बट तो इस तरह का जो दिखावटीपन है वह विद्यार्थी में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जो मैंने बात कही थी सामान्य सचेतनता की, मतलब यह है कि आप जिस तरह से बोर्ड के सामने है, आप बिल्कुल जागरूक रहें, आप एकदम सहज रहें, आप ऐसा ही समझें कि आप अपने किसी मित्र से, रिश्तेदार से, या किसी सरकारी ऑफिस में किसी अधिकारी से अपने ग्रामीण क्षेत्र की समस्या लेके आए हैं, या कोई PhD का ऑफिसर हो सकता है, PWD का ऑफिसर हो सकता है, जिला कलेक्टर महोदय हो सकते हैं, उनसे आप बात करते हैं, उसी रूप में अपने आप में सहज बने रहें। इसके अलावा शारीरिक भाषा से मेरा अभिप्राय यह है कि आपकी जो शरीर में कुछ विद्यार्थी होते हैं, वह बार बार अपने नाक पर हाथ घुमाना, बार बार
कई बार पसीना पोंछने की कोशिश करना या कंधे इस प्रकार से कुचकाने की कोशिश करना, यह नहीं होना चाहिए। एकदम सहज रूप से बिल्कुल आनंदमय प्रसन्नचित्त मुद्रा में जैसे आप हमेशा रहते हैं, उस मुद्रा में रहते हुए उनके सामने देखने का कोशिश करें। आई कांटेक्ट, लगातार आई कांटेक्ट निरामिष दृष्टि से न देखें, नहीं तो ये हो जाता है कि जैसे वो कोई घूर रहा हो, इस तरह से न करें। जिसके लिए प्रायः हम पढ़ते आए हैं कि जो है हमारा ट्राइंगल, फेस ट्राइंगल बनना होना चाहिए। जिससे फेशियल ट्राइंगल से क्या होता है कि आंखों और आंखों से लेकर के यहाँ थोड़ी तक का पोर्शन यदि हम सामने रखते रहें तो हमारी आंखें जो है वह घुरती हुई भी नजर नहीं आएगी बोर्ड को, और ये भी नहीं आएगा कि आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। आप सहज भाव से रहेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जो साक्षात्कार है वो अच्छा रहता है रहेगा। फिर है त्वरित मानसिक उपस्थिति, यानी आप जो है किसी चीज को समझें, समझकर तुरंत उस चीज को समझकर अपना उत्तर देने की कोशिश करें। लेकिन कई बार इसमें भी ये समस्या आ जाती है कि यदि आसान सवाल पूछ लिया तब आप एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे संचित मुद्रा में तुरंत उत्तर दे देते हैं। कोई कठिन सवाल आ गया तो फिर आप अपना जो धैर्य है वो खो बैठते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको सवाल आता है तो उसको भी थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी कीजिए। नहीं आता है सहज भाव से अस्वीकार कर दीजिए। तो हाव भाव है, सामान्य सचेतनता है, इसके अलावा जो शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज है और आपका जो त्वरित जवाब देने का तरीका है, इसके अलावा आपकी निर्णय क्षमता, अभियोगिता, इन सब बातों की साक्षात्कार में फर्क होती है। तो आप, मुझे विश्वास है आप बार बार इंट्रो देखेंगे तो आपको ये वीडियो देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है निर्भय होकर जाए। जो होना है वह होकर रहेगा। व्हाट इज फिक्स बाय फेट मस्ट कम। आप बिल्कुल ही इस बात को लेकर न घबराएं, पता नहीं मेरा साक्षात्कार कैसा होगा। आप, कई बार होता ना, हम सोचते रहते हैं तो सोचने के समय हमारा दिमाग काम चलता है और उस समय हम सुनने वाला हमारा जो है ना वो साइड बंद हो जाती है, तो उनके क्वेश्चन को हम ठीक से नहीं समझते। तो एक समय में एक ही कार्य करें। एक ही कार्य करने का मतलब यह है कि उनके सहज भाव को सुने और सहज भाव से उत्तर दें। यदि कोई ऐसा सवाल हो जिसमें आप सही हैं और यदि साक्षात्कार में आपको यह कह दिया कि नहीं इसका उत्तर यह नहीं होता है, तो आप जिद न करें, अपनी बात पर अडिग न रहें, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। कई बार आपको निर्णय सहज भाव से लेना होगा। सामने भीड़ भी हो सकती है, आपको गुस्सा भी आ सकता है। तो इंटरव्यू बोर्ड आपके उस टेम्पो को देखने का कोशिश करता है कि कहीं नकारने से आप एकदम उग्र तो नहीं हो रहे हैं। खैर, और अब मैं आपको जानकारी इस बाबत देता रहूंगा। आज मैं जो आपको जो 3 बातें जो मैं अपने वीडियो में लेके चलता हूँ, पहला, समसामयिक जानकारी अपडेट होते रहें। अपन टीवी में, मोबाइल में, न्यूज़पेपर में, सब जगह जो जानकारी मिलती है उसको कलेक्ट करें और अपने पास में डायरी में नोट करते रहें। तो मेरा जो आपको तैयारी बाबत जो 3 बातों में, समसामयिक विषय की अच्छी तैयारी हो, राजस्थान के कल्चर से संबंधित, राजस्थान की धरातल, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र, राजस्थान का नक्शा बार बार देखें। कई बार इंटरव्यू बोर्ड आपको कह देता है कि एक काल्पनिक नक्शा सामने है और इस पर आप जाकर के अमुक अमुक जो जिले कहाँ कहाँ स्थित है बताएं, या अमुक नदी कहाँ हो सकती है, वो आपका देखना चाहता है। विश्वास कितना है, राजस्थान की भूगोल को आपने किस तरह से समझाए, तो तुरंत आप गए और तुरंत हाथ दिया, तो उसका मैं आत्मविश्वास परख कर देते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो ग्रामीण धरातल है, जिस क्षेत्र विशेष की जो है, आप वहाँ के मंदिर है, लोक देवता है, त्योहार है, क्योंकि राजस्थान है वो विविधताओं का जो सागर है। बहुत सारी विविधताएं हैं, सामाजिक विविधताएं देखेंगे, रीति रिवाज में देखेंगे, वेशभूषा में विविधता देखेंगे, खान पान में आप विविधता देखेंगे। तो हर क्षेत्र की जो विविधता है, उस विविधता में आप जिस क्षेत्र से संबंध रखते हैं उसकी पूरी जानकारी रखें, आर्थिक जानकारी रखें, भौगोलिक जानकारी रखें। और तीसरी बात जो मैंने कहा था कि आप जिस विषय के हैं उस विषय को अच्छी तरह से तैयार करके जाएं, आपका साक्षात्कार
अच्छा होगा। आज मैं समसामयिक विषय के संबंध में जो आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार हम क्या करते हैं कि मुख्य जो चर्चा के विषय होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर लेते हैं और दूसरे विषयों को छोड़ देते हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं होती है। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे कोरोना बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसकी सबको जानकारी होता है, लेकिन बोर्ड कोरोना से हटकर कुछ ऐसे विषयों को छू लेता है जो चर्चा में तो रहे हैं उन दिनों में, लेकिन उतने नहीं है जितनी दूसरी चीज रही है। जैसे कश्मीर वाली जो धारा 370 है, भारत चीन सीमा विवाद है, नेपाल भारत संबंध है, ये चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में रही हैं। भारत की सामरिक है, भारत के अंतरिक्ष है, भारत की वैज्ञानिक या जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर के हैं, ये चीजें तो बहुत ज्यादा चर्चा में रही है। लेकिन कुछ कुछ विषय जो चर्चा में नहीं रहते हैं उनको भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। आज मैं आपको लेना चाहता हूँ कि चीन ने अभी 1 जुलाई 2020 में हांगकांग में जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है, और आप जो हांगकांग में जनता इन कानून के पीछे प्रदर्शन कर रही है, काफी कुछ विरोध इस चीज को लेकर वहां हो रहा है। ब्रिटेन ने, अमेरिका ने, कनाडा ने, कई देशों का, यूरोपीय देशों ने, ऑस्ट्रेलिया ने भी इस बात का विरोध किया है कि कहीं न कहीं चीन ने हांगकांग की जो स्वायत्तता है उस स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया है। तो हांगकांग का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से हांगकांग पर उन्होंने चीन ने इन दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके तो मैं इस बाबत आपसे बताना चाहता हूं कि ये क्या स्थिति है, हांगकांग का इतिहास क्या रहा है और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्या है। दोस्तों, 1842 में चीनी राजवंश और ब्रिटेन के बीच अफीम के प्रथम युद्ध जो 1842 में हुआ, इसमें उस चीनी राजवंश ने हांगकांग द्वीप जो है वह ब्रिटेन को सौंप दिया और लंबे समय तक ब्रिटेन के पास रहा। इसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 235 द्वीप जो है चीन के जो है वो उन पर भी ब्रिटेन का आधिपत्य हो गया। धीरे धीरे करते हुए ये 20वीं सदी के प्रारंभ में चीनी जो लोग हैं वो भी हांगकांग में जाकर बसने लगे और हांगकांग जो है वह ब्रिटेन के अधीनस्थ एक द्वीप के रूप में रहा। लेकिन 1984-85 के आसपास चीन ने इस प्रकार की स्वायत्तता की बात हो रहा था कि ब्रिटेन से हांगकांग को प्राप्त करने चाहा। 1 जुलाई 1997 को जो है वह ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग सौंप दिया। अब वहां पर ब्रिटेन ने 2-3 बातें रखी कि हांगकांग के जो नागरिक हैं वह 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत काम करेंगे। अब 1 कंट्री 2 सिस्टम का मतलब क्या है कि हांगकांग की अपनी स्थिति है वह स्वायत्ततापूर्ण हो, केवल विदेश और रक्षा के 2 मामले चीन के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, बाकी न्यायपालिका है, नागरिकता संबंधी अधिकार है, स्वतंत्रता है, उनके आर्थिक जो रोजगार संबंधी प्रयास है, इस सब में हांगकांग को पूर्णतः स्वायत्त रखते हुए ब्रिटेन ने सौंपा और यह स्वायत्तता है वो 2047 तक के लिए तय की गई। लेकिन जिस तरह से इस समय की जो चीन की पॉलिसी है, विस्तार वाली पॉलिसी के तहत चीन ये चाहता है कि हांगकांग पर अपना जो है वह कब्जा अधिक बढ़ा दिया जाए और हांगकांग के लोग जो स्वायत्तता के बात लेकर के जो जनतांत्रिक रूप से इस तरह से प्रदर्शन करना चाहते हैं, वहाँ चीन की साम्यवादी सरकार की हितों की साधना पूरी नहीं हो रही है। इसलिए चीन ने अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। इसके संबंध में मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय हांगकांग है वह चीन में शामिल हुआ तो वहाँ पर एक हांगकांग का जो बेसिक लॉ है, बेसिक लॉ यानी हांगकांग का अपना एक संविधान है,
उस संविधान का एनेक्चर 3 है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि इस एनेक्चर 3 के अंतर्गत अगर किसी तरह की जो है एनेक्स 3 जो है, इस एनेक्स 3 में जो है वह किसी भी कानून को चीन द्वारा लागू करने के लिए वहाँ की जो संस्था है, विधायी परिषद है, उसकी सहमति आवश्यक है। ये इतना आसान नहीं है कि चीन चाहे वैसा उसमें परिवर्तन कर दे। तो अभी हाल ही में जो बेसिक लॉ या उसका जो अपना लघु संविधान है उसमें चीन ने दखल करते हुए उनकी स्वायत्तता को समाप्त कर वहाँ पर राष्ट्रीय कानून लागू, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया। और उस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में है क्या कि जो चीन की साम्यवादी जो सरकार है उसके हितों के विरुद्ध यदि कोई भी हांगकांग का नागरिक या बाहर से आया हुआ नागरिक किसी प्रकार की सरकार विरोधी करता है तो देशद्रोह माना जाएगा, उसकी गतिविधियों को आतंकवादी गतिविधियों के सदस्य माना जाएगा, उनके विचारों को अलगाव रूपी मांग को मानते हुए उन पर देशद्रोह का आरोप लगेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि उनकी स्वायत्तता में सीधा सीधा दखल करके हांगकांग को अपने मर्जी के अनुसार चलाने का प्रयास किया। कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि हांगकांग पर थोपा हुआ जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो अभी 1 जुलाई 2020 में लागू हुआ है, शायद इसकी जो ये ताइवान पर भी इस तरह की उसकी चीन की नीति हो सकती है। और आप सबको पता है चीन विस्तारवादी नीतियों के कारण अपने पांव है वो पूरे एशिया में फैलाने का प्रयास कर रहा है। यूरोप तक जो है उसने रेल मार्ग से अपने को जोड़ रखा है। ऑस्ट्रेलिया इससे नाराज है। तो कहने का मतलब है कि हांगकांग पर उसका पूरा कब्जा करने का प्रयास है। और हांगकांग जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन जो रीजन के रूप में था वहां पर अब उन्होंने क्या किया है कि जितनी भी ये सुरक्षात्मक एजेंसियां हैं उनके वहां पर कार्यालय खोल दिए और सुरक्षात्मक एजेंसियों को इतना अधिकार दे दिया कि वो इस तरह की गतिविधियों को देशद्रोही गतिविधि मान करके हांगकांग के नागरिकों के अधिकारों को छीन ले और उस पर जो है सजा के प्रावधानों को लागू किया गया। यह मैं आपको संक्षिप्त में मैंने आपसे बताने की प्रयास किया कि किस प्रकार अभी हांगकांग चर्चा में रहा। बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है और हांगकांग जो है विश्व के जो अल्फा प्लस श्रेणी का शहर है और इसमें जो है व्यापारिक केंद्र एक हब के रूप में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। इसी के तहत हाल ही में अमेरिका ने भी चीन की जो कोरोना और अमेरिका के चीन द्वारा जो कोरोना संबंधी जानकारी छिपाई गई, WHO से सांठगांठ की या न की जो भी है, लेकिन अमेरिका ऐसा मान रहा है कि WHO ने चीन का साथ दिया। और इस प्रकार अमेरिका यानी वहाँ के राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को लेकर काफी चीन पर खफा है और हांगकांग को जो सहायता दी जा रही थी इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इस सहायता को भी उन्होंने रोक दिया। तो मित्रों, मैंने आपको ये हांगकांग संबंधी जानकारी दी। दूसरा करंट अफेयर्स का जो मैंने कहा ना कई बार मुख्य बिंदु से हटकर पूछ लिया जाता है, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अमेरिका में एक अभी वीजा का जो प्रावधान है, बाहर के विदेशों के जो वीजा प्राप्त करते हैं वो H1 वीजा संबंधी नियमों में अमेरिका ने कुछ सख्ताई की और इससे विशेष रूप से भारतीय और चीन के नागरिक प्रभावित होने लगे। और इसके पीछे अमेरिका की मंशा यह है कि उनके नागरिकों को और अधिक रोजगार संबंधी और अधिक उनके हितों को पूर्ति के लिए इसमें परिवर्तन करना आवश्यक है H1 वीजा के साथ साथ। इसके अलावा जो मैं आपसे बात करना चाहता था वह अमेरिका ने अभी जस्ट जैसे आज 20 तारीख के आसपास है 7 जुलाई के 2020 में आज जो 23 जुलाई है और 7 जुलाई को अमेरिका ने क्या किया है कि वहाँ ऑनलाइन टीचिंग का जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी में, जैसे कोरोना के कारण जो भारत की स्थिति उससे भी ज़्यादा अमेरिका की स्थिति खराब है, तो ऐसी स्थिति में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरी जितनी भी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है उसमें विदेशी और वहाँ के छात्रों की भी उन्होंने छुट्टियां करके ऑनलाइन टीचिंग की बात कही है। और वहाँ लगभग अभी इसमें 11 लाख के आसपास विदेशी छात्र अध्ययन कर रहे हैं। और इस जो ऑनलाइन टीचिंग है इसका भी राष्ट्रपति ट्रंप ने विद्यार्थियों को नोटिस दिया और इसके तहत जो विद्यार्थी 2 तरह के वीजा लेकर वहाँ पर गए हुए हैं अध्ययन के लिए, F1 और M1। F1 वीजा जो
एकेडमिक कोर्सेज के लिए है और M1 वीजा है वो वोकेशनल कोर्स के लिए है। और इन दोनों वीजा धारकों को भी अमेरिका ने नोटिस दिया कि वो अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ करके देश चले जाएं और ऑनलाइन टीचिंग को बंद करने का प्रयास किया, जो कि हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा। तो मित्रों, मैंने आज आपको करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक हांगकांग में चीन द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करना और दूसरा अमेरिका में ऑनलाइन टीचिंग के संबंध में क्यों ऐसा किया गया, विद्यार्थियों के साथ में क्या स्थिति होने लगी, इन विषयों पर चर्चा की। अब मैं वापस राजस्थान के धरातल से राजस्थान की स्थिति में संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। कल अपन ने, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ग्रामीण धरातल में विद्यार्थी ज़्यादा संपर्क में है और दूसरा राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के जो जनजीवन है उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कल के वीडियो के बाद में जितने भी कमेंट्स आए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जब साक्षात्कार देने जाता है या राजस्थान के विभिन्न परीक्षाओं में राजस्थान जीके से संबंधित सवाल को सॉल्व करता है, तो तल से लेकर मंजिल तक के पूरे सफर की जानकारी उसे होनी चाहिए। और इसके लिए मैंने ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में वह पक्षों को ढूंढने का या आपको बताने की कोशिश की। इसको फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसे राजस्थान की संस्कृति वाला पक्ष मैं राजस्थानी भाषा में ही देना उचित समझता हूँ, ताकि राजस्थान से जुड़े हुए लोगों को, विद्यार्थियों को ज़्यादा फायदा हो सके। तो काल अपन राजस्थान की खेती बाड़ी की बातें करी। खेती बाड़ी की बातों में आपने बतायो कि किन तरह राजस्थान में किसान जो है वह फसल काटती टाइम फसल हूँ जो शब्दावली निकली वो मैं आपने काले जानकारी दी। आज मैं आपने जानकारी देना चाहूँ कि किसान जो खेती करे, उन खेती में जो अलग अलग टाइम में वो जो काम करे, उन काम की भी थोड़ी आपने जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबों पहली शब्द में लूँ सूड़ किसान जो है वो अपने लगभग जेठ महीने में यानी जून रे बीच में, मई के अंत और जून रे आसपास कई बार चौकी बिरखा हो जाए और चौकी बिरखा भाई जने उन्हें जेठी बिरखा माने और वो कहवे भी है और अफवाणो घणो फेमस है। आका और घनी फेमस है कि जेठी बाजरी और मोबरा दीकरा किस्मत वाला रह गए। तो कहने मतलब है कि जेठ माह में बरसात अगर हो जाए तो उन बरसात से जो बाजरी हुए उन बाजरी पैदावार अच्छी हुए। तो लेकिन पश्चिमी राजस्थान में गुंजाइश कमी है, क्योंकि बीच में 10-15 दिन, महीने दिन, 2 महीने एड़ो टाइम आ जाओ महीने भरो कि बरसात नहीं हुए तो चिपसी बाजरी है वो रोकी जाए। रोकी जनो सभी को याद आ गयो। तो रंकी जनो कहीं है, सूड़ कहीं है। सूड़ तो आया कि खेत की सफाई कर दे किसान बरसात से पहले खेत में जितनी भी खरपतवार है, झाड़ियाँ है, जो उन्हें खेत के मैदान में समतल कर एकदम 52 वार से तैयार करे, उन्हें सूड़ करनो कहे। रंकी जो और हुआ करे कि जब कभी बरसात नहीं हुए और बीच में जो खोड़िया अगर बीज आंधियाँ चले तो उन टाइम किसान आप बीज तो बो देवे, लेकिन बरसात नहीं है तो आंधियाँ बादल के कारण वो जो है बीज माए रोमाए दबी जावे और ओड़िया से ऊपर नहीं आवे, हल्दी जो लाइन आए उन ऊपर नहीं आवे, उन्हें रौकीजनों कहवे। तो रौकीजनों तो आई घटना है, सूड़ किसान को कीड़ो काम है। दूसरी चीज जो किसान को है वह है निदान। निदान कहीं है कि जब ओड़ियों से ऊपर आ जावे आप बाजरी, जवार, गवार, तो उन्हें साथ ही साथ जो दूसरी एड़ी घास फूस उग जावे जो उन्हीं पानी ने क्षमता ने कम कर दे, तो किसान अपनी एक औजार हुआ करे, इन्हें कहवे कशी। कशी इन तरह औजार है कि और औजार में आपने त्रिभुजाकार में अठे लंबी उन्नो हथों टाइप हुए, इन्हें किसान अठों पकड़े और धीरे धीरे इनू जो है वो दूसरी खरपतवार में काट एक तरफ कर दे, ताकि जो भी जमीनी नमी है, पानी की क्षमता है, उसी की उन फसल में मिले और वो लगभग ऊंची आ जाए। तो किसान जो उन फालतू घास फूस जो उगती है उन्हें काटने की क्रिया में निदान किया करे। निदान में बाद में एक शब्द है फूंटनी। फूंटनी जब फसल काफी ऊंची आ जाए
तो उन्हें ऊपर सिट्टू लागे और सिट्टे ने किसान आपे जोड़ी टाइप बांध देवे और जो एक औजार हुआ करे जिन्हें के दातरी और इन प्रकार वो एक अर्धचंद्राकार आकृति की संरचना वे है और उन्हें छोटी सी हथो लागोड़ हुए इन तरह आप बता सको अर्धचंद्राकार आकृति की जो है वो लकड़ी को अंतर है और आव पोर्शन जो है बहुत तीखू है और इन्हें पकड़ और किसान जो है सिल्टी काट दिया करे, इन्हें क्या करे ऊँटड़ी और सिल्टा बाद में फिर कलियाना में जावे उनमें बीज निकाले। इन्हें अलावा जो है वो कई बार जो हिलो करना है वो कहीं में कि किसान जो खेत में जो जिन्हें कहे पक्षी जो है नुकसान पहुंचावे तो वो कहीं कि डब्बे रमाए कुछ पत्थर वत्थर डाल और इन तरह आवाज निकाले कि उन आवाज के साथ वो पक्षी उड़ जावे और जो गानों पुड़ों में भी उन्हें नहीं आए अगर चिड़िया आइडिया। एक शब्द है जिनमें मैं आपने उपयोग करना चाहूँ भिड़त। भिड़त भिड़त कहीं है कि किसान जब आखिरी फसल ने उखेड़े या उन्हें इकट्ठी करे तो उन टाइम 20-25 आदमी एक साथ खेत में काम करे और अगर देख लिया कि अब थोड़ा सा काम टारगेट के करीब पहुंचने वाला है तो वो एक गीत गाया करे जिनमें गीत शू मरमाई एनर्जी आ जावे और तेजी शू झपट पड़े काम में माथे और जो काम 2-2.5 घंटा में होने वाला है उन्हें आधे घंटे पूर्ण घंटे में गया करे तो और एक विशेष राग जो गीत गाई जाए उन गीत ने भिड़त कहे। इनमें बात में आए जो किसान जो जुड़ी चीज़ा है वो एक हुआ करे जिन्हें कहे कीड़ों कीड़ों का हुआ करे जो और रोकी जनी प्रक्रिया है इन्हें रोकने वास्ते किसान जो है वो डाल दिया करे कांटा वाटा आपने बेड़बंदी टाइप कर दिया करे और उन साइड में करे जिन साइड में आंधी जो रेत के साथ आवे और जो जो बोयोड़ी बीज या फसल है उन्हें नुकसान नहीं पहुंचावे। तो दोस्तों में हमें खेती बाड़ी की बात वाले वहाँ किसान कहीं कहीं शब्दों का उपयोग करे इन्हीं जानकारी दी आगे वीडियो में और अधिक जानकारी देता रहूँगा। आप अपनी तैयारी में चालू रखो और कोशिश करो कि एक तो दिमाग रो भय डालो। मैं हमारी कविता लिखी जिन्हें के जो मैं युवाओं वास्ते लिखी थी कविता तेरी हुंकार। युवा शक्ति हमारी बहुत बड़ी उम्मीद है और युवा गजबरो पे जड़े कई बार मैं उदासी मायूसी हताशा देखूं कॉलेज में विद्यार्थी आवे तो पट्टीरा चप्पल पहरोड़ा और उम्र यानी जीवन में कहीं एड़ो नहीं लागे कि ए मोटी आज 20-22 साल है तेज नहीं दिखे जड़े मैं वो सवाल कियो और सवाल में बाद में मैं हमारी आपकी कविता दी तो मैं इन बात में आपने कहना चाहूँ ताकि आपने एक जोश भरी सके। उनमें है कि बल बुद्धि तप त्याग तेज साहस शौर्य सुंदरता सब तेरी संपदा जीवन पथ के शीर्ष पर बैठा फिर क्यों इतना निस्तेज। उस युवा से मैंने क्या सवाल किया है कि बल तुझमें बुद्धि तुझमें बल बुद्धि तप त्याग और तेज साहस शौर्य सुंदरता सब तेरी क्षमता तू जीवन पथ के शीर्ष पर बैठा। जीवन पथ के अंदर जैसे बचपन के बाद में युवा अवस्था फिर प्रौढ़ावस्था है तो वो तो पहाड़ी का ढलान है प्रौढ़ावस्था। युवा अवस्था जो पहाड़ी की टेकरी पर शीर्ष पॉइंट है वहां के लिए मैंने कल्पना की है कि तेरे पास इतना धन है बल तेरे में बुद्धि तेरे में तप तेरे में त्याग तेरे में साहस तेरे में सौंदर्य तेरे में सब कुछ तेरे में है और तू जीवन पथ के शीर्ष पर बैठा फिर क्यों निस्तेज है। मेरे दोस्त मेरे युवा साथी मेरे कॉम्पिटिटर्स स्टूडेंट्स फिर निराशा किस बात की है। और इस सवाल को पूछने के बाद मैंने अपनी कविता की तेरी हुंकार गजब की होती है देख तुझे सिंहों की नजरें झुकती है पहचान युवा तुम अपने को तेरे कदमों की आहट गजब की होती है तेरे कदमों की आहट गजब की होती है। तो इस कविता में मैंने क्या कहा कि तेरी हुंकार गजब की होती है और देख तुझे सिंहों की नजरें झुकती है। अरे युवा तू अपनी शक्ति को पहचान तू अपने आप को पहचान तेरे में बहुत बड़ी ताकत है तू ज्वालामुखी है तू सागरों की प्रचंड वेग है तेरे अंदर तू आगे बढ़
तो तेरी हुंकार गजब की होती है, देख तुझे सिंहों की नजरें झुकती है। यानी युवा को देखता है तो शेर भी है ना बिल्ली की तरह आंखें बंद कर लेता है। तेरी हुंकार गजब की होती है, देख तुझे सिंहों की नजरें झुकती है, पहचान युवा तुम अपने को, तेरे कदमों की आहट गजब की होती है। पूनम की रात को और शांत रात में यदि युवा रोड पे चलता है तो उसकी आवाज घोड़े की जिस तरह और पड़ते हैं उसे खटक खटक खटक, और वो अटारिकाओं से टकराकर जब आती है उस आहट का धनी है तू अपनी मायूसी छोड़ आगे बढ़। मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं की भगवान से दुआएं करता हूं, आरएएस में सफल होंगे, हर परीक्षा में सफल होंगे। बस तो अपनी युवा शक्ति को पहचान। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी एक अलग वीडियो के साथ।